संख्या हुई 3,43,091 अब तक हो चुकी है 9,900 संक्रमितों की मौत। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस की फिर से वापसी, 2 नए केस आए सामने। UNHRC में पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। ईरान के सुसाइड की खबर नहीं बर्दाश्त कर पाई भाभी, डिप्रेशन के बाद मौत। यूपी में 14 IPS का तबादला, सिंधु घाटी फर्जीवाड़े पर एक्शन लेने वाले SSP हटाए गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट की खबर के साथ, जहां देश में पिछले कई दिनों से रोजाना 10,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,43,091 हो गई है, जबकि अभी तक 9,900 लोगों की जान भी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 10,667 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 380 मौतें भी दर्ज की गई है। इसमें से 1,53,168 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 1,80,013 लोग ठीक हो चुके हैं। इससे पहले सोमवार को लगातार तीसरे दिन 11,000 से ज्यादा केस मिले थे। सभी राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले में महाराष्ट्र में अब तक 1,10,744 केस मिल चुके हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे दिल्ली की खबर का, जहां दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अचानक बुखार और ऑक्सीजन स्तर में गिरावट आने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैन ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, तेज बुखार और ऑक्सीजन स्तर में अचानक आई कमी के कारण मैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती हुआ हूँ। आपको जानकारी देता रहूंगा। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कोरोना वायरस टेस्ट भी किया जा चुका है और अब रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है, जिस कारण उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस के कारण देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल है। यहाँ तेजी से संक्रमण फैल रहा है। तो वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर के यूपी में सीएम हेल्पलाइन 1076 में कार्यरत कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। कंपनी का नाम स्योरविन BPO सर्विस लिमिटेड प्राइवेट है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने नोटिस दिया है। अब तक इस कंपनी के 88 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। कंपनी पर लॉकडाउन के गाइडलाइन को दरकिनार करने का आरोप है। सीएमओ ने नोटिस में कंपनी से 3 प्रमुख बातें पूछी हैं। पहली बात, क्या दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का प्रयोग किया गया? अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये लापरवाही क्यों बरती गई? दूसरी बात, एक ही समय में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को दफ्तर में क्यों बुलाया गया? और अंतिम सवाल पूछा गया कि कंपनी ने कोविड-19 गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया। साथ ही आपको बता दें, यूपी में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है। यूपी में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है, यानी यहाँ ज्यादा से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में अब रिकवरी रेट 61% से ज्यादा हो गया है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर के पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, जिस पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बता दें, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिस पर परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट सेक्रेटरी सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान से अपने गिरेबान में झांकने को कहा है। कुमार ने कहा है कि खुद नरसंहार करने वाले देश में इतनी हिम्मत है कि वो दूसरों पर आरोप लगा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये बड़ी चिंता का विषय है कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में अकेला ऐसा देश है जहां सरकार नरसंहार करती है और फिर भी उसमें इतनी हिम्मत है कि वो दूसरों पर आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरों को राय देने से पहले पाकिस्तान अपने यहाँ हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों पर ध्यान दे। चलिए खबर में आगे रुक करेंगे उत्तराखंड की खबर का, जहां अब उत्तराखंड में मास्क न पहनना लोगों को भारी पड़ सकता है। जी हां, उत्तराखंड में मास्क न पहनने वालों पर त्रिवेंद्र सरकार सख्ती करने जा रही है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा है कि मास्क न पहनने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना और सजा का भी प्रावधान किया गया है। मदन कौशिक ने कहा कि कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मास्क अनिवार्य है, इसीलिए इसका सख्ती से पालन करना होगा। मदन कौशिक ने प्रदेशवासियों से बिना मास्क पहने घर से बाहर न निकलने की अपील की है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ प्रस्तावित राज्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर कहा कि पीएम के साथ वार्ता में पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने के लिए निवेदन किया जाएगा। प्रदेश में जो आपदा एक्ट में संशोधन किया है कि प्रदेश के अंदर कोई बिना मास्क के यदि रहेगा उसको एक जुर्माने की राशि और या सजा इस प्रकार का प्राविधान किया गया है।
निश्चित रूप से देखिए, इस समय जो कोरोना का संकट काल है, इसमें ये ज़रूरी है कि हम लोग जहाँ एक तरफ जागरूक करें, वहीं दूसरी ओर ये भी संदेश जाना चाहिए कि इस पर सख्ताई करना ज़रूरी है। पहले एक बार में 100 रुपये, फिर 200 रुपये, फिर 400 रुपये, और अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो 5000 रुपये तक जुर्माने का प्राविधान है और सज़ा की भी व्यवस्था है। तो इस प्रकार से मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि घर से बाहर निकले तो बिना मास्क के किसी भी रूप में वो घर से बाहर ना निकले, मास्क का उपयोग करें। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुक करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की खबर का, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल रैली में जनसंवाद में उत्तराखंड की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत काफी आगे बढ़ा है। अर्थव्यवस्था में 90वें स्थान पर रहने वाला भारत आज 5वें स्थान पर है। केंद्र सरकार का लक्ष्य भारत की अर्थव्यवस्था को टॉप 3 में लाना है। वहीं इस दौरान रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह की जमकर सराहना करते हुए कहा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वर्चुअल रैली में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। और ये रैली देहरादून पर आधारित है और गढ़वाल संभाग के लिए है, लेकिन पूरे उत्तराखंड और देश विदेश में इसे सुना और देखा गया है। उनका जो मार्गदर्शन था, एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते भी और रक्षा मंत्री के नाते भारत की सोच क्या है पड़ोसी राज्यों के प्रति और विशेषकर नेपाल के प्रति, भारत के क्या रिश्ते हैं और हमारी सोच क्या है, वो बड़ी स्पष्टता से उन्होंने अपने भाषण में कही है। और पार्टी संगठन की ये रैली थी, कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने मार्गदर्शन किया है। मैं समझता हूं कि जिस दौर से भारत इस समय गुजर रहा है और जिस तरह से भारत सरकार के मार्गदर्शन में तमाम राज्य काम कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर के, ऐसे समय में उनका उद्बोधन निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक रहा है। तो वहीं जहां एक तरफ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने जनसंवाद में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफों के पुल बांधने से नहीं थके और जिन कार्यों में सीएम त्रिवेंद्र अब भी विफल हैं, सीएम के उन अधूरे कार्यों को भी उन्होंने सराहनीय कदम बताया। और यहां पर सीएम की प्रशंसा करने से मंत्री राजनाथ नहीं चुके। वहीं राज्य सरकार की व्यवस्थाओं और कार्यों से अंतुष्ट विपक्ष ने भाजपा की वर्चुअल रैली पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्यों में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में वर्चुअल रैली करने का कोई तुक नहीं बनता। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा को केवल अपना प्रचार चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनाथ जैसे वरिष्ठ नेता ने आज जनसंवाद में केवल मोदी का ही गुणगान किया। 6 सालों में मोदी की सरकार रक्षा और विदेश नीति जैसे मुद्दों को भी विफल रही है। इस दौरान सूर्यकांत धस्माना ने क्वारंटीन सेंटर, टेस्टिंग, रोजगार भर्ती, किसानों, पेट्रोल और डीजल जैसे कई मुद्दों को लेकर कहा कि इन सब मुद्दों में सरकार नाकाम रही है। साथ ही उन्होंने वर्चुअल रैली को ढकोसला बताते हुए कहा कि अब जनता इस ढकोसलेबाजी से ज्यादा मूर्ख बनने वाली नहीं है। देखिए, हमारी सबसे पहली आपत्ति तो यही है कि इस कोरोना काल में जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस समय वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रस्त है, लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के जो प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार के होने चाहिए थे, वो प्रयास कहीं गंभीरता से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पूरे देश के तमाम प्रांतों में, खास तौर पे, विशेष तौर पे महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, इन प्रदेशों में जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है, ऐसे मौके पर देश भर में वर्चुअल रैलियों करने का कोई तुक नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपना प्रचार चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रचार चाहिए, इसलिए पूरे देश भर में ये तमाशा वर्चुअल रैलियों का हो रहा। आज उत्तराखंड में हमारे रक्षा मंत्री जी यहाँ पर वर्चुअल रैली करने आए और वर्चुअल रैली में जिस प्रकार का संबोधन उनका था, केवल मोदी जी का गुणगान। मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा था कि राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने मोदी जी को लॉन्च किया, उन्होंने सबसे पहले उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया,
आज जिस प्रकार से वो उनका गुणगान कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि आज 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार तमाम मुद्दों में, चाहे रक्षा के मुद्दे हो, चाहे विदेश नीति हो, सारे पड़ोसी दुश्मन, नेपाल जैसा देश आपको धमकी दे रहा है। नेपाल जैसा देश हमारे भारत के तमाम हिस्सों को अपने नक्शे में दर्शा करके अपनी संसद में उसका प्रस्ताव पारित कर रहा है। हमारे चीन हमारे यहाँ लगभग 40-50 किलोमीटर अंदर घुस गया। पूरे पड़ोस में जितने मुल्क हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, किसी से आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आपकी विदेश नीति क्या हुई? एम्स ऋषिकेश में डायलिसिस और कीमोथेरेपी के लिए मरीजों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हां, लॉकडाउन के चलते संस्थान ने बीते मार्च महीने में स्थगित की गई ओपीडी और अन्य सेवाएं मरीजों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब धीरे धीरे सुचारू कर रही है। ऐसे में डायलिसिस और कीमोथेरेपी से जुड़े मरीजों को भी जल्द ये सुविधाएं मिल सकेंगी। गौरतलब है कि ऋषिकेश नगर और सीमावर्ती इलाकों में किडनी संबंधी रोगों से ग्रसित काफी संख्या में मरीज हैं, जो एम्स में इसके नियमित उपचार के लिए आते हैं। ऐसे में खासकर उन लोगों को डायलिसिस की सुविधा फिर से नियमित तौर पर मिल सकेगी, जो पहले से ही संस्थान में इस सुविधा का लाभ लेते रहे हैं। एम्स अस्पताल प्रशासन के प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया कि संस्थान में कीमियोथेरेपी और डायलिसिस कराने के लिए आने वाले मरीजों को इससे पूर्व कोविड स्क्रीनिंग करानी होगी, जिसके बाद कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही इन स्वास्थ्य सुविधाओं का वो लाभ उठा सकेंगे। एक तो देखिए कीमोथेरेपी, उसमें मरीज परेशान होते हैं और कैंसर के लिए वो कीमोथेरेपी दी जाती है और दूर से भी मरीज़ आते हैं, तो वो व्यवस्था ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। और उसमें हम लोगों ने जो जगह सेलेक्ट की है तो वो भी गेट के काफ़ी पास में है कि जिससे मरीज़ों को असुविधा ना हो, गेट से अंदर आए और वहाँ पर कीमोथेरेपी दे दी गई और फिर वहीं से बाहर चले गए। दूसरी चीज़ है डायलिसिस। डायलिसिस की भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है, क्योंकि डायलिसिस के लोकल ऋषिकेश में भी काफ़ी मरीज़ हैं और उनको बहुत ज़्यादा असुविधा होती है, तो उनके लिए भी बंदोबस्त हम लोग कर चुके हैं। चलिए खबरों में आगे रुक करेंगे सितारगंज की खबर का, जहां जेई के खिलाफ सभासदों में रोष है। जी हां, नगर पालिका सितारगंज में जेई द्वारा नगर पालिका के हो रहे कार्यों पर ध्यान न देने के विरोध में नगर पालिका सितारगंज के सभासदों ने नगर पालिका अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाते हुए कहा है कि जेई द्वारा कार्यों में लापरवाही के चलते नगर पालिका सितारगंज के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर सभासदों ने नगर पालिका सितारगंज के अधिशासी अभियंता सरिता राणा को ज्ञापन देकर जेई का सितारगंज से अन्यत्र स्थानांतरण करने की मांग की है। गणों ने जेई अभी जो हमारे नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी हैं जेई साहब, उनको लेकर हमने जो आज ज्ञापन यू मैडम को सौंपा है और हमने जो है उसको प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय को भेजी है। इससे पूर्व भी हमने जो है शिकायती पत्र सौंपा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने सभी ने ये कहना है हमारा कि जो कुछ नगर पालिका द्वारा कार्यालय द्वारा जो निर्देशित उनको जेई साहब को किया जाता है, उसमें उनका लापरवाही बरती जा रही है लगातार। प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके द्वारा जो है लाभार्थियों को रिपोर्ट नहीं लगाई जा रही है और ऐसे और भी तमाम चीज़ें हैं जिसमें रोड है, रोड को लेकर जो है एस्टीमेट में उनके ठीक प्रकार से एस्टीमेट नहीं बनाए जाते, जिसके द्वारा ठेकेदार काम नहीं करते। इससे सभी सभासदों की सभासद बोर्डों की जो है छवि जो है खराब हो रही है। देहरादून की निरंजनपुर मंडी में कोरोना संक्रमण की वजह से इसे कुछ समय के लिए सील कर दिया गया था, लेकिन शहर में फल सब्जी की आपूर्ति में सुधार आने की उम्मीद से प्रशासन द्वारा समीक्षा के बाद मिली अनुमति से मंडी को फिर से खोल दिया गया है। बता दें कि मंडी तो खोल दी गई है, लेकिन नए नियम और शर्तों के साथ ही मंडी से व्यापार हो सकेगा। हालांकि कोरोना संक्रमण के डर से पहले दिन मंडी में सब्जी विक्रेताओं की भीड़ नजर नहीं आई। इस दौरान एहतियातन गेट पर आ रहे लोगों को सैनिटाइज भी किया गया। आपको बता दें कि 2 बार की समीक्षा के बाद प्रशासन ने सोमवार से मंडी खोलने की अनुमति दी थी। साथ ही प्रशासन की ओर से मंडी संचालन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी करते हुए सब्जी और फल के कारोबार के लिए अलग अलग समय निर्धारित भी किया गया है। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा मानकों के अनुपालन को भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा आरती, वेंडर, फुटकर विक्रेताओं के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।